हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नए राज्यों के उदय के क्रम में एक नया राज्य जिसमें जो है जहाँ सिखों का उदय होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिखों के उदय के बारे में कि सिखों का उदय किस प्रकार से होता है और कौन जो है इसके नायक होते हैं, यानी कि सबसे पहले किसने जो है पहल की थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ध्यान देंगे। तो सिख धर्म की जो नींव थी वो किसने डाली थी? तो जिन्होंने सिख धर्म की नींव डाली थी उनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक जी ने ही सिख धर्म की नींव डाली थी। और एक चीज है कि इनका जो कार्यकाल था ये 1469 से 1538 तक। तो ये क्या थे कि मतलब सिखों के गुरु थे। सिखों के जो गुरु थे, इन्होंने अपनी जो धर्म की नींव डाली थी वो कहाँ पे डाली थी? वो डाली थी इन्होंने कहाँ पर? पंजाब में। तो इस तरीके से आप इतना चीज ध्यान रखिएगा, सिख मूलतः कहाँ रहते हैं इस टाइम पे? तो आपने देखा होगा पंजाब में रह रहे हैं। तो इनके बारे में चलिए इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, क्योंकि गुरु नानक जी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। और इनके गुरुओं में सब मिला के, मीन सिखों के गुरुओं में सब मिला के 10 गुरु जो थे वह 11 लगभग इतने जो है बहुत अच्छे थे, जो कि जिनके बारे में हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला चीज जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था इनका तलवंडी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर यानी डेरा बाबा। तो इस तरीके से इतना जो है, जो इसमें जितना लिखा गया है उसे आपको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि पिता इनके कौन थे? कालू जी। माता के नाम इनके था तृप्ता, और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। और इन्होंने उपाधि जो ली थी वो क्या था? हजरत रब्बुल मजीज। इनकी उपाधि क्या थी? हजरत रब्बुल मजीज। तो ये याद रखना जरूरी है कि गुरु नानक जी ने कौन सी उपाधि ली थी। तो गुरु नानक जी ने कौन सी उपाधि ली थी? तो इन्होंने लिया था हजरत रब्बुल मजीज। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही चीज हमने बताया है कि सिखों के ये प्रथम गुरु थे। जब इन्होंने सिख धर्म की नींव ही डाली थी तो इसीलिए ये प्रथम गुरु भी कहलाए। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और इन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्होंने आगे नानक पंथ चलाया। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि नानक पंथ किसने चलाया? तो गुरु नानक। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा, गुरु नानक और नानक पंथ। और एक चीज है कि ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। किस मुस्लिम शासक के समकालीन थे? तो इब्राहिम लोदी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जो भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वही हम आगे इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि डीप ज़्यादा तो उन्हें पढ़ना जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इतना जो है मैटर सफिशियंट रहेगा। और अगर आप इससे एक्स्ट्रा पढ़ पाते हैं तो इससे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जितना ज्ञान हो जाए उतना ही बड़ी बात है। तो इनका एक शिष्य था जिसका नाम था लहना। अभी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था लहना। इन्होंने उसे जो है अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी आगे चलकर बनाया। अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी। और जो कि अंगद नाम से आगे प्रसिद्ध हुई है। अंगद नाम, हाँ। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो आते हैं अंगद नाम के। तो इनका क्या था? इनका नाम था वास्तव में क्या? लहना था। और इनको उत्तराधिकारी अपना गुरु नानक जी ने बनाया, जो कि उनके शिष्य थे ये। और इन्होंने क्या किया? लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। यानी जो लंगर व्यवस्था स्टार्ट हुई थी गुरु नानक के समय में, इसको इन्होंने क्या किया? इसको इन्होंने नियमित कर दिया, लंगर व्यवस्था को। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किसने किया था? अंगद ने। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दो चीज, क्योंकि इनके बारे में ये दो स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये दोनों याद रखना मस्ट है कि लंगर व्यवस्था को नियमित किसने किया? तो अंगद जी ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? इसको भी किसने किया? अंगद जी ने। तो नेक्स्ट इनके बाद, अंगद के बाद कौन आते हैं? अंगद के बाद आते हैं अमरदास।
इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है उसे आप बस लर्न कर लीजिए, क्योंकि इनका क्रम भी आपको याद करना है कि पहले नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था। तो सब मिला के जब 11 सिख गुरु थे तो इनको आपको एकदम से अच्छे से लर्न कर लेना है। तो अमरदास जो थे, अमरदास ये इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1752 से 1774। तो 1752 में कौन था? ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, यानी इनके समय में मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। और इनकी जो गद्दी थी, इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ पर स्थापित की? गद्दी अपनी गोइंदवाल में स्थापित की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गोइंदवाल में सबसे पहले अपनी जो है गद्दी किसने स्थापित की? तो अमरदास ने जो है सबसे पहले गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। और इनके बारे में एक चीज और कहा जाता था कि इन्होंने गोइंदवाल में ही एक तालाब भी खुदवाया था, यानी जिसको हम बावड़ी भी कह सकते हैं। तो एक तालाब खुदवाया था, और उस तालाब के बारे में एक कहावत कहा जाता था कि जो भी उसका पानी पी लेगा उसके सभी रोग दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनके बारे में एक चीज़ अमरदास जी के बारे में ये भी है। और एक स्टेटमेंट इनके बारे में ये था कि अगर बिना लंगर किए अगर किसी को गुरु से मिलना है, यानी किसी को अगर गुरु से मिलना है, अमरदास से जैसे मिलना है, तो सबसे पहले आपको लंगर का भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, तो इसके बाद आप गुरु से मिल सकते हैं। तो ये इनके टाइम में ये स्टेटमेंट जो है चली थी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इस तरीके से ये आगे जो है इसको चला रहे थे कि भाई लंगर करेंगे आप तभी गुरु से मिल सकते हैं। तो इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं इनके दामाद, यानी जो इनके दामाद थे वो आते हैं रामदास जिनका नाम रहता है। तो आगे आते हैं कौन? आगे देखते हैं, आगे आते हैं, ये देखिए अमरदास ये गलती से लिख दिया गया है तो कोई बात नहीं। आगे आते हैं रामदास। तो रामदास आते हैं, तो रामदास कब आते हैं? रामदास आते हैं 1574 से 81 में, और ये भी क्या रहते हैं? अकबर के समकालीन ही रहते हैं। और अकबर ने इन्हें क्या दिया था? अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था, 500 बीघा इन्होंने जमीन दे दिया था। अब 500 बीघा आप समझिए कितना होता है। तो 500 बीघा जमीन इनको दे दिया था, और उस जमीन पर इन्होंने क्या किया? अमृतसर नगर बसाया। अमृतसर नगर उसी जमीन पर बसाया जिसको रामदास को अकबर ने दिया था। और सबसे पहले इसका नाम भी इन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा, रामदासपुर रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम अमृतसर किया। तो इस तरीके से जो मतलब रामदास जी थे उनके बारे में एक कहावत और भी है कि ये धन की व्यवस्था के लिए जो अपने शिष्यों को भेजते थे धन इकट्ठा करने के लिए, तो उनको क्या कहा गया? उन शिष्यों को कहा गया रामदासी कहा गया। तो इनके बाद आते हैं कौन? अर्जुन देव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन देव। और अर्जुन देव ने बहुत कुछ करवाया था। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या करवाया है और कैसे कैसे करवाया है। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। अर्जुन देव 1581 में इन्होंने अपनी गद्दी संभाली, और 1606 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है, सच्चा बादशाह कहा जाता है। और इनकी जो गद्दी थी वो इन्होंने कहाँ पर ली? गद्दी इन्होंने कहाँ पर ली थी? तो ये भी जो है अमृतसर में ही इन्होंने अमृतसर में जो है अपना एक वो तालाब का निर्माण कराया था। जो ये बावड़ी का निर्माण लिखा है ये गलत है, क्योंकि ये वही कॉपी हो गया है अमरदास जी के बारे में। उन्होंने बावड़ी का निर्माण कराया था, इन्होंने भी करवाया है, लेकिन इन्होंने कहाँ करवाया है? इन्होंने अमृतसर तालाब बनवाया है, जो कि कहाँ है? हरमंदिर साहब का जहाँ मंदिर है वहाँ पर ये है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि किसका कौन सा मीन्स स्टेटमेंट है। तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ गलती से आ गया था, इसलिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। देखिए मैंने करेक्ट करवा दिया। तो इसमें है खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें क्या कर दिया? मृत्यु दंड दे दिया। तो खुसरो का इन्होंने समर्थन कर दिया, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को क्या कर दिया? मृत्यु दंड दे दिया। तो इस तरीके से आप इनके बारे में ये 2 स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। और
मतलब जो इनका नगर था, मतलब कुछ इन्होंने नगर निर्माण करवाया था, वो था, उसका नाम था तरन तारन, और एक था जिसका नाम था करतारपुर। करतारपुर और तरन तारन नामक दो एरिया इन्होंने बसाया था, मीन्स दो नगर बसाया था, ये कह लीजिए, तरन तारन, करतारपुर। तो फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हरगोबिंद। हरगोबिंद कब आते हैं? तो ये आते हैं 1606 में, और 1606 में आते हैं और 1645 तक ये शासन अपना संभालते हैं। तो इस तरीके से इनमें कौन आता है? इनमें सिखों में ये सैनिक भावना थोड़ा सा ये पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए इनके सैनिक शिक्षा इन्होंने स्टार्ट की थी, शस्त्र धारण कर मतलब शस्त्र रखने की इन्होंने आज़ादी दी थी। तो ये क्या किए थे? सैनिक भावना सिखों के अंदर व्याप्त कर दिए थे, उनके अंदर जगा दिए थे कि भाई आप शस्त्र रख सकते हैं, और इनको लड़ाकू थोड़ा बना दिए थे। जब भाई अगर आपके पास शस्त्र भी हो गया, आपके पास लड़ने की कैपेसिटी भी हो गई, लड़ने का आपको तरीका भी आ गया, तो आप थोड़ा ना थोड़ा तो लड़ाकू हो ही जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने सैनिक भावना विकसित किया था जो सिख थे उनके हृदय में। और अमृतसर नगर की किलेबंदी की थी इन्होंने, हरगोबिंद जी ने इन्होंने क्या किया था? अमृतसर नगर की किलेबंदी, और शिष्यों को अपने घोड़े व अस्त्र दिए। देखिए मैंने कहा था घोड़े व अस्त्र दिए, इन्होंने अपने शिष्यों को घोड़े व अस्त्र दिए थे, और सिखों में सैनिक भावना इन्होंने व्याप्त करवाई, और इसके बाद इन्होंने शस्त्र रखने की अनुमति भी दी कि आप शस्त्र रख सकते हैं, शस्त्र रखिए। और जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में इन्हें कैद कर लिया, और मतलब शाहजहां से 3 बार युद्ध में पराजित भी हो गए थे ये। और कश्मीर में इन्होंने क्या किया था? कीरतपुर नामक नगर बसाया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, कीरतपुर नगर किसने बसाया था कश्मीर में, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको कौन बताना है, किसके? तो इसको बताना है आपको हरगोबिंद। हरगोबिंद ने जो है मीन्स कीरतपुर नगर बसाया था। अच्छा एक चीज़ है कि ये क्या किए थे? 3 बार शाहजहां से हार गए थे, और जहांगीर इनको 2 वर्ष तक ग्वालियर की कैद में रखा था। तो इस प्रकार से ये इतनी बातें आपको इनके बारे में लर्न होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन आते हैं? नेक्स्ट आते हैं हर्राय। हर्राय के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी क्या थे कि औरंगज़ेब के टाइम में थे। तो ये किसके टाइम में थे? ये थे औरंगज़ेब के टाइम में, औरंगज़ेब के टाइम में थे। लेकिन क्या हुआ कि एक बार औरंगज़ेब इन्हें बुलाता है, औरंगज़ेब इन्हें अपने दरबार में बुलाता है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये अपने बेटे को जिनका नाम था राम राय को भेज देते हैं, जिनका बड़ा बेटा रहता है। लेकिन आगे क्या होता है कि राम राय कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? औरंगज़ेब बहुत खुश हो जाता है, जो कि इन्हें पसंद नहीं आता, हर्राय जी को इनको पसंद नहीं आता है। इसीलिए इन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे यानी जिनका नाम हरिकिशन है, इनको क्या किया? इनको आगे उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। यानी जब ये राम राय से क्रुद्ध हो गए तो इनको क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, और इनको बना दिया अपना उत्तराधिकारी, जो कि इनके बेटे थे, अभी बहुत छोटे ही थे। और देखिए जब बड़े भाई को उत्तराधिकार नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया? छोटे भाई से विवाद कर लिया। देखिए राम राय, यही है राम राय, हर राय के बेटे हैं राम राय, और इनके भाई हैं हरिकिशन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तेग बहादुर। तो तेग बहादुर आते हैं, कब आते हैं? ये 1664 से 1675 में। ये कौन है? ये रहते हैं तेग बहादुर, जो रहते हैं ये हरगोबिंद के पुत्र रहते हैं। यानी जो हरगोबिंद जो 1606 ईस्वी में थे, उनके पुत्र रहते हैं। तो लेकिन क्या हुआ था कि उस समय उत्तराधिकारी का विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये नहीं बन पाए थे उत्तराधिकार। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हरगोबिंद के तेग बहादुर ये उनके लड़के थे, और 1664 से 1675 तक इन्होंने अपना शासन प्रशासन संभाला। तो इस तरीके से मतलब आगे क्या उत्तराधिकार ये बने, और मतलब जैसे इन्होंने शासन प्रशासन देखा। और एक चीज़ किया कि औरंगज़ेब ने 1675 ईस्वी में तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया।
इनको इन्होंने दिल्ली में बुलवाया। औरंगजेब दुष्ट तो बहुत था मुगल शासक, तो इसलिए धर्म स्वीकार करने के लिए भी कहा, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन ये क्या हुआ कि ये माने नहीं। और माने नहीं तो क्या हुआ कि इनको 5 दिन तक सताया। 5 दिन तक इन्हें बहुत सताया कि भाई अब मान लो, अब मान लो, लेकिन ये अपने आप पर अड़े रहे। तो इसके बाद क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है। मीन्स इनका काम यही तमाम कर देता है, इस्लाम धर्म न स्वीकार करने की वजह से। तो इसके बाद आते हैं गोविंद सिंह। इसके बाद आते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह। ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कब आते हैं? 1675 में, और 1708 ईस्वी तक ये रहते हैं। तो इस प्रकार से गोविंद सिंह आते हैं कब? 1675 में, रहते हैं 1708 ईस्वी तक, और सिखों के ये 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि सिखों के 10वें गुरु के रूप में बहुत पूछा जाता है, प्रथम गुरु के रूप में बहुत पूछा जाता है, तो ये सब आपको याद करना मस्ट है। और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। और एक चीज है कि सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश का इनके पास आमंत्रण आया था, यानी कि कह लें कि बुलावा आया था। और ये क्या किए कि वहां पर गए भी, सिरमौर में गए। और इन्हें सिरमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इन्हें ये क्षेत्र बहुत पसंद आ गया, जहाँ पर इन्होंने एक नगर की स्थापना की, जिसको क्या कहते हैं? पाउंटा। पाउंटा जो है कहते हैं, इन्होंने पाउंटा नामक नगर बसाया। और क्या है कि हिमाचल में मौसम बहुत अच्छा रहता है, वादियाँ बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए इनको बहुत पसंद आ गया था गोविंद सिंह को। और इसके बाद ये लगभग वहीं पर रहे, और इन्होंने वहाँ पर हजारों सिखों को जो प्रशिक्षण दिया, और सिखों को लड़ाकू सैनिक भी बनाया। तो इस प्रकार से पाउंटा नामक स्थान की इन्होंने वहाँ पर स्थापना भी की थी। आगे इनके बाद आते हैं बंदा बहादुर, जिसके बारे में बहुत सारे कारनामे हैं बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर जैसे नाम है वैसे ये थे भी बहादुर। तो इनको हम कौन से कहेंगे? ये हैं 11वें, यानी 11वें और अंतिम हैं बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर का बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। इनका बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। और बाद में इनका नाम क्या हुआ? माधव दास। अच्छा, बाद में माधव दास जब हुए तो इसके बाद इनका बंदा बहादुर कैसे नाम पड़ा, ये देखते हैं। और वैराग्य ग्रहण करने के कारण इनको क्या कहा गया? माधव दास बैरागी, यानी माधव दास इनका बाद में नाम पड़ा, और बैरागी फिर से जुड़ गया। और गुरु गोविंद सिंह से ये आंध्र प्रदेश में नांदेड़ नामक स्थान पर मिले, जहाँ से ये बहुत प्रभावित हो गए अपने गुरु से, और फिर अपने आप को क्या कहे? गुरु का बंदा, जो कि आगे नाम यही पड़ गया बंदा बहादुर। ये अपने आप को क्या कहते थे? गुरु का बंदा। तो गुरु का बंदा कहते थे। और आगे क्या हुआ कि आगे जो है इनका नाम ही पड़ गया बंदा बहादुर। और इन्होंने 2 प्रसिद्ध काम अपने समय पर किए थे। वो प्रसिद्ध काम क्या था? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नामक 2 सिक्के चलवाए थे। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक पहले गुरु थे, और कौन है? गुरु गोविंद ये 10वें गुरु थे। तो इन दोनों लोग के नाम पर ये क्या किए थे? इन्होंने सिक्के चलवाए थे। अच्छा, बंदा बहादुर जो थे, बंदा बहादुर ने कुछ और भी काम किए थे, जैसे खालसा, शरबत खालसा, इन सब मीन्स ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए इसे हम इतना ही देखते हैं। और बंदा बहादुर के बारे में एक चीज़ और कहा जाता था कि ये मतलब मुगल शासकों से इन्होंने काफ़ी जो है लड़ाई की थी आगे, मतलब ये जिससे कि वहाँ पर घायल भी हो गए थे। मतलब कहाँ पर इनका जैसे जब इन्होंने अपना लड़ाई झगड़ा किया, उनके आगे झुके नहीं, मीन्स मुगलों के आगे, तो इसलिए इनको हम सच्चा सम्राट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? जमींदारी प्रथा और जजिया का अंत भी कर दिया था। और ये फर्रुखसियर के समय में इन्होंने फर्रुखसियर उस समय मुगल शासक था, तो इस प्रकार से इन्होंने उनसे जो है उनके आगे झुके नहीं, और अपने धर्म को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन इनके बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आया। तो इस प्रकार से हम यहीं तक देखते हैं। अब अपना नेक्स्ट राज्य देखते हैं, जो नेक्स्ट राज्य उभर कर आया वो कौन आया और उसके बारे में क्या क्या है।
तो नेक्स्ट आता है मैसूर। अच्छा, मैसूर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। मैसूर आता है तो मैसूर राज्य का जब उदय होता है तो उसके बारे में हम क्या क्या देखते हैं। तो मैसूर में क्या होता है, 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध के बाद मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हो जाती है। और वाडियार राजवंश की जब स्थापना होती है तो ये क्या होता है, विजयनगर आपने सुना होगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। जो विजयनगर होता है, विजयनगर का ये एक भाग ही रहता है। तो इस प्रकार से आपको इतना ध्यान रखना है कि ये विजयनगर का एक भाग है। और 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। मैसूर का राजा कौन था, चिक्का कृष्णराज। 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। और वास्तविक शक्ति इनकी 2 मंत्रियों के हाथ में थी, नंजराज देवराज। तो इस प्रकार से आप इतना देखेंगे कि इसके बारे में इतना मैसूर के बारे में। इसके बाद सबसे पहले आते हैं हैदर अली। और हैदर अली के बारे में हम देखते हैं कि हैदर अली के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके समय में कौन सी घटना होती है। तो हैदर अली आते हैं, इनका जन्म होता है 1772 ईस्वी में और मैसूर के कोलार जिला में। पिता इनके हैं फतेह मोहम्मद मैसूर, जो कि किले में क्या रहते हैं, सैनिक अधिकारी रहते हैं। तो सैनिकों के अधिकारी रहते हैं ये। और राजधानी क्या होता है, हैदर अली मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में कर लेते हैं अपनी। इन्होंने राजधानी अपनी बदल कर मैसूर से श्रीरंगपट्टनम करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि किस मैसूर शासक ने अपनी राजधानी को मैसूर से श्रीरंगपट्टनम किया था, तो हैदर अली हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि मैसूर से मीन्स हैदर अली ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों आंसर याद रखने मस्ट हैं। और बेदनूर का नाम बदलकर बेदनूर एक स्थान था जहाँ का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया, हैदर नगर, यानी अपने नाम पर कर दिया, हैदर अली के नाम पर हैदर नगर। और इनके समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसी के दौरान इनकी क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है मृत्यु। तो इनके बारे में जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी और आप अपनी बुक से वगैरह से देख के अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा लगता है तो अपने नोट्स में उसे इंक्लूड कर लीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना जो था वो मैसूर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था। तो नेक्स्ट राज्य जो है, जो उदय होकर बाहर निकलता है स्वतंत्र होकर, वो कौन सा होता है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के रूप में बाहर आता है। और ये किसके शासन में आया था, इसको मैंने कई बार बता दिया है। तो इसलिए आप हमें कमेंट डाउन करके बताइए कि हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर कब सामने आया। तो इसकी जो है हैदराबाद की जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना जिन्होंने किया उनका नाम था चिनकिलिच खां का वैसे नाम क्या था, निजामुल मुल्क। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, आगे हम देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। मोहम्मद शाह को पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंगीला भी बोलते हैं, रंगीला शासक भी बोलते हैं। तो वही है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के समय पर ही अवध और मीन्स हैदराबाद, ये सारे जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में निकल कर आए थे। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों इनके मोहम्मद शाह के समय में ही जो है स्वतंत्र हुए थे। और चिनकिलिच खां को इन्होंने, मोहम्मद शाह ने क्या किया था, दक्कन का वायसराय बना दिया था दक्कन का। और इनको क्या किया था, आसफ जाह की उपाधि दे दी थी। और इनको क्या किया था, मीन्स वायसराय, दक्कन का वायसराय बना दिया था। और हैदराबाद को इन्होंने, चिनकिलिच खां ने अपनी राजधानी बनाया। जो अपना मुख्यालय कहाँ किया, औरंगाबाद में इन्होंने अपना मुख्यालय किया और हैदराबाद को राजधानी बनाया। भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य जिसने बेलीजली की सहायक संधि के अंतर्गत सेना रखना स्वीकार किया था, वो कौन सा राज्य था, वो राज्य था हैदराबाद। यानी वो राज्य कौन सा राज्य था, हैदराबाद ही सबसे पहले बेलीजली के सहायक संधि के अकॉर्डिंग सेना रखना स्टार्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको लर्न
करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि सबसे पहले बेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत कौन सा राज्य सेना रखना स्टार्ट किया था, तो वो राज्य था हैदराबाद। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे हम अपना नेक्स्ट लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे किस प्रकार से पेशवा आते हैं, तो इन सब के बारे में देखेंगे। मराठा राज्य का उत्कर्ष देखेंगे और किस प्रकार से पेशवा उभर कर आते हैं सामने, किस प्रकार से शिवाजी के उत्तराधिकारी सारे आते हैं, तो इनके बारे में हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बस एक लेक्चर और चलेगा, इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, यानी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो इस तरीके से हमारा सेशन आगे बढ़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि हाँ एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ लाइक करें,